नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा विषय राजनीति विज्ञान की मैंने यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ की हैं। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने एक मॉक टेस्ट MCQ लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये जो MCQ रहने वाली है वो भारतीय शासन और राजनीति फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण देखेंगे और साथ ही उसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका और स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये श्रृंखला बनाई हुई है। निश्चित रूप में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले दो शब्द आपके लिए। हमारे लिए सफल होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी मछली को पानी के लिए। ठीक है, और जो 2 घंटे पढ़ते हैं वो नौकरी की तलाश करते हैं और जो 10 घंटे पढ़ते हैं वही नौकरी चुनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का मैंने पहला ही जो यूनिट है, यूनिट 1 को पूरा ही ले लिया है। यहाँ पर इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके बना दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आपके सामने है जो लिए है मैंने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 के प्रभाव से मैंने यहाँ से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि 1857 के विरोध के बाद किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। तो याद रखिएगा, अब कह रहा है कि 1857 के विरोध के बाद किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको देख पा रहे हो, 1858, 1861, 1862, 1809। तो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, जिसे भी आता है वो आंसर अवश्य दीजिएगा। ठीक है, इससे एक आंकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। अब मुझे लगता है अनुमान आप लोगों ने आंसर दे दिया है, नहीं दिया है तो ये आप जानिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1858 का क्या था, भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें क्या था, 1857 के जब विरोध के को दबाने के लिए किया गया था, ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्होंने 1858 यहाँ पर पारित किया था, जिसके तहत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और भारत का शासन सीधे किसके हाथ चला गया था, क्राउन के हाथों में ये दे दिया गया था। आपको पता होना चाहिए। और जो इसी अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो इसी अधिनियम से जो मैं कह रहा हूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 का जो अधिनियम लाया था, उसमें ही क्या था, वायसराय का पद की स्थापना यहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा वायसराय की पद की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1858 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी से स्थापित है। और लॉर्ड कैनिंग पहले ऐसे वायसराय बने भारत के, और भारत प्रशासनिक में एक निर्णायक मोड़ के रूप में ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दूसरे नंबर का प्रश्न है कि 1857 के विरोध के बाद सेना संरचना में कौन सा परिवर्तन किया गया। ठीक है, सेना के अंतर्गत कौन सा परिवर्तन किया गया, भारतीयों का अनुपात बढ़ा दिया गया, भारतीयों को तोपखाने की जिम्मेदारी दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिकों को अफसर बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, अनुमान मुझे लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए देते हैं इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। इसमें क्या कर दिया गया, यूरोपीय सैनिकों की संख्या यहाँ पर क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी, क्योंकि विद्रोह में क्या था, भारतीय सैनिकों की इसमें बड़ी भूमिका उस समय उन्होंने अंग्रेजों ने देखा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सेना का पुनर्गठन में क्या कर दिया, जितने भी यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई थी और सैनिकों का अनुपात भी, भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या कर दिया था, घटा दिया। जितने भी तोपखानों में भारतीय सैनिक उसमें नियुक्त थे ना दोस्तों, तो उसको पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, उनको हटा दिया। और ये जो तोपखानों की जो जवाबदेही थी या उनकी जो जिम्मेदारी थी, वो आपके पूरे जो यूरोपीय सैनिकों के हाथों में ये थमा दी गई थी और भारतीयों को उच्च पदों से क्या कर दिया गया था, यहाँ दूर कर दिया गया था। याद रखना। तीसरे नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 1857 के बाद अगर देखें ड्राइव एंड रूल, अगर मैं कहूँ फूट करो और राज करो की नीति का किसका परिणाम था, नीति का क्या परिणाम था, ये अगर आप बताएं तो प्रशासनिक सुधार था, राष्ट्रीय एकता था, ये हिंदू मुस्लिम एकता से भई था और ये औद्योगिक विकास था। तो बता सकते हैं डिवाइड एंड रूल की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अभी आपके सामने रख रहा हूँ। तो निश्चित रूप में यहाँ पर आप सभी को पता है हिंदू मुस्लिम एकता से क्या था, भय था, क्योंकि उनको ये लगता था कि भैया 1857 में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो जनता की जो एकता थी, उससे क्या थे, अंग्रेजों को सबसे अधिक चिंता यहाँ पर होने लगी थी। और उसके बाद उनमें क्या थे, उन्होंने एक योजना बनाई, फूड नीति जो कहते हैं, डिवाइड एंड रूल जिसे हम कहते हैं कि फूड नीति इन्होंने बनाई थी, जिसमें आपके धार्मिक, सामाजिक और साथ ही जो प्रांतीय आधार के लोगों में इन्होंने क्या कर दिया था, बांट दिया था। और ये नीति जो आगे
जाके अगर हम देखें, जो धीरे धीरे ये जब आगे चलकर भारत की राजनीति पर किसने इसने एक बहुत बड़ा डेंट ये दे दिया था, ठीक है। और इसी नीति की वजह से अगर हम कहें तो भारत से जो भारत का जो हिस्सा था पाकिस्तान, वो अलग हो गया एक अलग नए देश के रूप में। तो अब यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि निम्न में से कौन सा 1857 के विरोध का राजनीतिक प्रभाव था। तो यहाँ पर भारतीय उद्योगों का नशा था, या किसानों पर अधिकार था, या केंद्र में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता थी, या प्रेस पर प्रतिबंध था। तो जिसे आता है आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या इसका सही उत्तर था। हम कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का राजनीतिक प्रभाव क्या था। चलिए जिसे आता है आंसर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर मैं आपके सामने रखता हूँ, नोट डाउन करते हुए चलिए। केंद्र में ब्रिटिश सत्ता जो थी, क्राउन की सत्ता, ये वो उसको हस्तांतरण हो गई थी, ये यहाँ पर ये आ गई थी। क्योंकि जैसे आप सभी को ये सर्वविदित है कि जब विद्रोह हुआ था, विद्रोह के बाद क्या था, जो ब्रिटिश संसद ने किया गया था 1858 में, जिस तरीके से आपको मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लाया गया था, और उसका जो अधिनियम जब लाया था भारत में, तो ब्रिटिश जो सत्ता थी वो कहीं ब्रिटिश जो राजशाही के नियंत्रण में क्राउन के हाथ हस्तांतरण कर दिया गया था। और अगर देखें, एक राजनीति परिवर्तन इसमें था, जिससे क्या हुआ, भारत की जो प्रशासनिक संरचना थी, चाहे वो नीति की बात करूँ या फिर सत्ता संबंधों को, इसमें एक नया रूप दे दिया गया था। तो यह देखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे पांचवें नंबर का प्रश्न, 1857 के बाद भारतीय रियासतों के संबंध में कौन सा बड़ा कदम उठाया। रियासतों के संबंध में कौन सा कदम उठाया, बड़ा कदम। तो भारतीय रियासतें समाप्त हुई, लेपेस की नीति जारी रही, यहाँ पर जो रियासतों की संप्रभुता मान ली गई या उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए जिसे भी आता है आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। अगर इस चैनल में आप गलती से भी आ गए हैं तो इस श्रृंखला को ये बनाइए, और एक पेपर पे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उन चीज़ों को देखिए कि कहाँ पर आपका कौन सा पोर्शन सबसे कमज़ोर है, तो उससे एक मदद मिलेगी इससे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर थे रियासतों की संप्रभुता मान ली गई थी। जो रियासतों ने क्या करता है, जो इनके साथ मिले या उनकी अपनी जो बातें रखी होंगी वो सारी चीज़ें। तो जब 1858 का जो घोषणा पत्र था, जो क्वीन विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र का है, महारानी का घोषणा पत्र हम इसे भी कहते हैं, उसने ये वादा किया था कि भैया भविष्य में किसी भी भारतीय जो रियासत को बिना किसी कारण उसमें अपने क्षेत्र में हम अपने अधीन उसको विलय नहीं करेंगे। और इस प्रकार से अगर हम देखें, जो डलहौजी की जो नीति थी ना, लेपेस नीति, जो डलहौजी की जो लेपेस नीति थी, उस नीति को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें एक बड़ा बदलाव था और रियासतों की संप्रभुता को मान्यता यहाँ पर मिल गई थी। तो यहाँ पर क्या था, ज़बरदस्ती जो भी रियासतें थे उन रियासतों को हम क्या करेंगे, अपने अधीन नहीं मिलाएंगे। तो ये एक अच्छा डिसीजन था। यहाँ पर आप देखो 1857 के विरोध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा था, यह बताना है आपको। वाणिज्य कृषि का विस्तार हो गया, उद्योगों को सरकार संरक्षण, भारतीय व्यापार को कर छूट दे दी गई, खनिज उत्पादन पर रोक लगा दिया था। चलिए बताइए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। छठे नंबर का एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर अगर आपने दे दिया है, मनुमन आप लोग देते भी नहीं हो, वैसे आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकता, जिसे देना होगा दीजिए। मैं यहाँ पे सीधा आंसर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाणिज्य कर जो था, अगर हम वाणिज्य कृषि का विस्तार यहाँ पर कर दिया गया था। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, क्योंकि विद्रोह के बाद जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने आर्थिक शोषण को क्या करता था और साथ ही कमज़ोर रूप से इसे लागू कर दिया गया था। देखिए अगर हम बेसिकली अगर बात करें ना, जिस समय ये 1857 का विरोध हुआ था, उसके बाद भारतीयों पर क्या कहता है, ब्रिटिशरों ने एक बड़ा ही आर्थिक शोषण को बहुत अधिक कठोरता से उन्होंने क्या कहता है रूप में उन्होंने लागू कर दिया गया था। और नकदी फसलों की होगी, नील और कपास और अफीम की जो मांग बढ़ने हेतु क्या कर दिया गया था, उस समय वाणिज्य जो कृषि थी उसका विस्तार हुआ, और जिससे किसान कृषि वाले थे, कृषि चक्र और कर्जे के जाल में ये धीरे धीरे क्या हुए, फंसते गए। एक तरह से जिस तरीके से ये सैन्य विद्रोह उठा, तो कहीं ना कहीं वहाँ दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, अगर किसानों की बुरी हालत कर दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 7वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र जो 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप दे रहे भारतीयों को पूर्ण स्वशासन देने का, विद्रोह के कारणों को शांत करना था, ब्रिटेन की जो संसद को भारत छोड़ना था, या भारत चीन व्यापार बढ़ाना था। तो क्या था इसका सही उत्तर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने दे दिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने है, तो विरोध के कारण को शांत करना क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। रानी विक्टोरिया का क्या था, घोषणा पत्र जो था 1858 में। क्योंकि घोषणा पत्र में जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, धार्मिक तटस्थता की बात करूँ, रियासतों की सुरक्षा की बात की गई थी, कानूनी समानता
जैसे ऐसे वादे किए गए थे ताकि ये लोगों के बीच क्या हो, विद्रोह उत्पन्न ना हो और जो अशांति लोगों के हृदय मन में है वो कहीं ना कहीं शांत हो सके। और इंग्लैंड की एक इंग्लैंड ने क्या करा उस समय, एक राजनीति ये चाल चली थी और स्वतंत्रता देने की योजना तो उनकी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद अब बात करते हैं कि 1857 के बाद प्रशासन में कौन सा सुधार हुआ। तो भारत को बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई थी, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यह सचिव राज्य पद का निर्माण कर दिया गया, प्रांतियों की जो स्वायत्तता थी, स्वतंत्रता थी, वो बरकरार कर दी थी। तो क्या था इसका, तो अगर आपको आंसर आता होगा चलिए आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर मैं आपके सामने रखूँ तो इसमें क्या था, सचिव राज पद का निर्माण किया गया था, क्योंकि भारत का जो शासन था वो सीधे क्या था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन उसमें ये हो गया था, अगर आपने पढ़ा होगा। क्योंकि ब्रिटिश संसद में जिस तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूँ तो इसका पद यहाँ पर बनाया गया था, जिसे हम सचिव राज्य पद का निर्माण जिसे हम कह रहे हैं, इसके अधीन ये क्या था, इंडियन ये काउंसिल बना दिया गया था। ये क्योंकि अगर मैं बात करूँ प्रशासनिक नियंत्रण का, ये केंद्रीकरण कहीं ना कहीं कर दिया गया था। 90वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, कौन सा केंद्र 1857 के बाद भी वर्षों तक प्रतिरोध का प्रतीक बना रहा। ग्वालियर था, दिल्ली थी, या जगदीशपुर था, तो बरेली था। तो आपको ये बताना है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो लंबे समय तक 1857 के बाद जो भी ऐसा लगा कि ये वाला क्षेत्र विरोध के या विरोधी गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही है ब्रिटिशों के खिलाफ, ये आपके जगदीशपुर था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जो बिहार के जो नेता थे यहाँ पर कुंवर सिंह की यहाँ पर मृत्यु के बाद क्या हुआ था, ये क्षेत्र विशेषकर यहाँ पर अगर हम बात करें जगदीशपुर 1860 की बात है दोस्तों, वहाँ पर एक प्रतीकात्मक लोगों का प्रतिरोध का ये केंद्र रहा था। और यहीं से अगर हम बात करें तो विद्रोह के जो अगर ग्रामीण चरण हो गए और दीर्घ स्थायी प्रभाव हमें देखने को मिले, कहीं ना कहीं गांव-गांव तक इस चीज़ की गूंज फैली और कहीं ना कहीं एक दीर्घकालीन स्तर पर क्या हुआ, ये प्रभावी रहा। ठीक है, अब बात करेंगे 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, विरोध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय जनता को किस रूप में देखना शुरू किया था। तो यहाँ पर नागरिक उपनिवेश संसाधन या राजनीति सहयोगी या व्यापारिक साझेदारी। तो आई थिंक मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपने बेहतर तरीके से इसका उत्तर दे दोगे। ठीक है, जिसे आता है तो आंसर दीजिए। तो उस बार अगर जब ये विरोध हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, भारतीय जनता को जिस नज़रिए से देखना शुरू करा वो आपका था उपनिवेश संसाधन के रूप में देखना शुरू कर दिया, उपनिवेशिक संसाधन के रूप में देखना शुरू कर दिया गया था। क्योंकि 1857 के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने क्या करता, भारतीयों को एक बड़े राजनीतिक खतरे के बजाय उन्होंने क्या करता है कि भैया इनको एक आर्थिक संसाधन के रूप में उन्होंने देखना शुरू कर दिया था। क्योंकि राजस्व हो गया आपका, जो व्यापारिक लाभ और प्रशासनिक नियंत्रण को यहाँ पर उन्होंने बढ़ा दिया था, इसलिए ठीक है, इसलिए इन्होंने देख लिया था। अब बात करेंगे 11वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ये कहता है कि 1857 विरोध का कौन सा सांस्कृतिक परिणाम हुआ। यहाँ पर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, पश्चिमी शिक्षा का पतन हुआ, या भारतीय में राष्ट्रीय एकता की जो चेतना का उदय हुआ, या धार्मिक सुधार आंदोलन का अंत हुआ। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। अब इसको राष्ट्रीय चेतना का उदय किस रूप में हुआ, क्योंकि जब विद्रोह, चाहे वो हमारा जो विद्रोह था वो असफल रहा क्योंकि अंग्रेजों ने उसे कुचल दिया था, लेकिन इसमें अगर हम देखें इसे भारतीय समाज में स्वदेशी शासन के प्रति किस तरीके से संतोष था और राष्ट्रीय भावना उसमें तेजी आ गई थी। आगे चलकर ये जो चेतना थी उसकी स्थापना राष्ट्रीय आंदोलनों का ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आधार बनी। ठीक है, अब बात करेंगे 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12वें नंबर का प्रश्न ये कहता है 1857 के बाद भूमि राजस्व प्रणाली की दशा क्या रही है, कि किसान हितैषी रही है, शोषणकारी रही है, निष्पक्ष रही है, धार्मिक रही। तो किस तरीके से 1857 के बाद ये चीज़ें रही थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, क्योंकि मैंने ऊपर क्वेश्चन में इस चीज़ को बता दिया कि क्योंकि 1857 के बाद जिस तरीके से सैन्य विद्रोह हुआ और जिस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन का दबा दिया था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसका जो भरपाई करना जो शुरू कर दिया था आर्थिक तौर पर। अगर हम देखें विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या करा, बड़े स्तर पर राजस्व वसूली को और अधिक उन्होंने क्या कर दिया, ठोस बना दिया था उसमें। क्योंकि किसान हो गया और तालुकार जो थे जमींदारों को क्या करता है, अंग्रेजी नीतियों से अधिक उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा अधिक होना शुरू हुआ, जिससे क्या और अधिक आर्थिक तौर पर क्या हुआ, जनता में असंतोष बढ़ गया। ठीक है, तो ये रहा था। ठीक है, अब हमें इसका जो सही उत्तर रहा कि आपका यहाँ पर शोषणकारी
ये रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका दूसरा बिंदु मैंने लिया है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन बना के रखे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और कार्यों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको 13 से लेके 24 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए बना रखे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके 13वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 में किस मुद्दे पर सबसे अधिक चर्चा हुई। आपको पता होना चाहिए कि विदेश नीति, आर्थिक शोषण या सामाजिक सुधार या प्रांतीय भाषा का विकास। तो किस पर ये चर्चा हुई, अगर बता सकते हैं तो इस पर जो हुई थी ना, सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई थी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूँ तो आर्थिक शोषण पर क्या होती है, सबसे अधिक चर्चा होती, क्योंकि दादा भाई नौरोजिया ने धन निकासी का सिद्धांत पर क्या करी थी, उसमें खुलकर बहस करी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धन निकासी क्या है, तो आपको मैंने जो पूर्व में जो वीडियो बनाई थी उसमें इस विस्तार से बताया था। अगर आपने देखेंगे तो आपके लिए मददगार साबित होंगे, नहीं देखी तो वो आप जाने। तो यहाँ पर अगर हम धन निकासी के सिद्धांत पर क्या हुई, तो उसमें बहुत बहस हुई। और जैसे रेल नीति होगी, आयात निर्यात की बात करें, और नीति सत्ता की बात करें, सत्ता का केंद्रीकरण किस तरीके से, ये जो कुछ मुद्दे थे ना, वो उन प्रमुख मुद्दों पर वहाँ पर क्या होते चर्चाएं हुई थी। और जो कांग्रेस का जो केंद्रीय जो प्रारंभिक जो केंद्र था ना, जिस चीज़ के लिए ये स्थापित किया गया था, वो था कि आर्थिक सुधार किस तरीके से आर्थिक सुधार किया जाए, तो उस पर सबसे ज़्यादा था। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ए ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना को किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है। तो क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सही उत्तर क्या हो सकता है, चलिए बताइए। ठीक है, जो भी बताएगा उसकी तैयारी सही होगी। मुझे लगता है कि अनुमान आसान क्वेश्चन मैंने रखे हैं, क्योंकि इससे इसी तरीके से जो ये वाली जो श्रृंखला है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने मैं रखूँ, ठीक है, यहाँ पर आप तो कहूँ तो सेफ्टी वॉल था, क्योंकि जो लॉर्ड ड्रिफिन थे, और कुछ अगर मैं कहूँ जैसे कुछ साहित्यकारों का ये मत था कि ह्यूम ने क्या करा था, जो भारत में जो असंतोष को सुरक्षित करने के लिए क्या करते, जो भारतीयों में जो असंतोष था उनको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या करता एक ऐसा मंच तैयार किया, जहाँ पर अपनी बातों को संवैधानिक तौर पर एक ऐसा मंच तैयार कर दिया गया था, ऐसा मंच दे दिया गया था, जिससे कि कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति बना सकता है, संवैधानिक दायरे पर रहकर अपनी बातों को रख सकते हैं। और आधुनिक इतिहासकारों ने इसे आधा सत्य आधा झूठ ये कहा था, कि उन्होंने कहा कि भैया ये आधा ही सत्य, आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 15 नंबर के प्रश्न की क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कि कांग्रेस ने प्रारंभिक वर्षों में किस नीति को अपनाया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे मिल्टन नेशनलिज्म है, संवैधानिक सुधार है, बहिष्कार असहयोग है, या हिंसक प्रतिरोध है। तो कौन सा इन्होंने इस चीज़ को अपनाया था, आपको पता होगा, क्योंकि जो प्रारंभिक वर्ष था, अगर आपने ये पढ़ा होगा कि 1885 से अगर 1905 तक अगर हम ये जो समय का अगर देखें, तो इसमें क्या था, नरम दल इसमें प्रतिभाग कर रहा था। इन्होंने क्या था, संवैधानिक तरीकों से अपने बातों को रखने के यहाँ पर क्या करता है, मंच तैयार किया, जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हमें देखने को मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा संवैधानिक सुधार के तौर पर। ठीक है, याद रखिएगा, संवैधानिक सुधार के तौर पर, क्योंकि नरमपंथी नेता जो थे, ठीक है, नरमपंथी और गरम दल और नरम दल जो बने थे, यहाँ पर क्या थे, नरमपंथी जो नेता थे, उदारवादी जिसे हम कह सकते हैं, उग्रवादी नहीं, ये उदारवादी जो नेता थे, उन्होंने क्या करा था, वो जो नेता थे जैसे गोखले हो गया, बनर्जी हो गया, मेहता जी हो गए, तो उन्होंने क्या था, संवैधानिक मार्गों को अपनाया और प्रार्थना उनके द्वारा रिक्वेस्ट करी गई और निवेदन की गया और बहस की गई, उन पर क्या करते चर्चाएं हुई थी कि भैया हम किसी भी प्रकार के अहिंसा के तौर पर नहीं, हम संवैधानिक दायरे के साथ क्या करते हैं, अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि ओए होम ने क्या था, एक ब्रिटिश अधिकारी था जो रिटायर था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक मंच उनके द्वारा ये प्रदत्त किया गया था, जिसमें अपनी बातों को सही तरीके से रखा जाए, तो ये था। ठीक है, अब 16 नंबर का प्रश्न को आप यहाँ पर देखो, कांग्रेस का वह कौन सा नेता जिसे भारतीय बजट पर विस्तृत आलोचना की प्रथा शुरू की थी। तिलक थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो ये कौन से थे, चलिए जिसे भी आंसर आता है आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है तो वो आपके ऑप्शन सी गोखले जी थे। तो गोखले बजट के मास्टर माने जाते थे उस समय, क्योंकि ब्रिटिश आर्थिक और नीतियों की विस्तृत इन्होंने क्या थी उस समय आलोचनाएं की थी, और इसे आर्थिक राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं हमें वृद्धि मिली कहीं। अब ये देखिए ना, गोखले जी को क्या आता है, जो बजट मास्टर के रूप में, कभी क्वेश्चन पूछा जाए बजट मास्टर के तौर पे किस भारतीय को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गोखले जी को ही जाना जाता है। अब यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। 17 नंबर का प्रश्न क्या करता है कि कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक चरणों में मुख्यतः किस वर्ग को संगठित किया गया था। तो उद्योग, या फिर किसान था, या उद्योग था, या शिक्षित मध्य वर्ग मजदूर। तो आप सभी को पता है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वो मध्य वर्गीय शिक्षित वर्गों को क्या दिया था, ज़्यादा महत्व दिया था। क्योंकि प्रारंभिक
जो प्रारंभिक कांग्रेस थी ना, उन्होंने सिर्फ अगर देखें तो शिक्षित मध्य वर्ग को संगठित किया था, जिसमें आपके वकील थे, शिक्षक थे, जो पत्रकार थे और सरकारी कर्मचारी थे, और किसान को भी इनको में रखा था। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपके ये कह सकते हैं कि शिक्षित वर्ग को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, उनको जनाधार उन्होंने उसके द्वारा बढ़ाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 18 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस अधिनियम को कार्टून कहा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अधिनियम 61 था, 1861, 62, या 1861 या 92 था, या 1909 था, या 1919 था। तो कौन से अधिनियम को कहा था, तो अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर तुरंत दे दोगे। तो जो ये अधिनियम था, ये ऑप्शन बी 1892 अधिनियम था, क्योंकि इसमें इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो आया था कांग्रेस के लिए क्या था, ये अपरिभाषी तौर पे था, क्योंकि इसका प्रतिनिधि थी ना, वो प्रतिनिधित्व तो अगर मैं कहूँ कि हमारे जो उसमें कांग्रेस की जो प्रतिनिधित्व की बात करें वो सीमित था, अधिक आकार बहुत कम, अगर मैं कहूँ अधिक जो हमें जो अधिकार मिले थे, अधिक अधिकार जो मिले थे वो बहुत अधिकार नहीं मिले, बहुत कम ने, इसलिए इसे कार्टून कहा गया था। ठीक है, अब देखिए 1900 नंबर का प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो गए हैं कि किस नेता ने कांग्रेस को राष्ट्रवादी की नर्सरी कहा था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तिलक है, बिपिन चंद्र पाल था, गोखले थे, या सुरेंद्र बनर्जी थे, किसने कहा था ये चीज़ें। ठीक है, ये राष्ट्रवाद की नर्सरी का किसने कहा था, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता दोगे, सुरेंद्र बनर्जी वो थे। ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है, सुरेंद्र बनर्जी थे। तो सुरेंद्र बनर्जी ने कांग्रेस को राष्ट्रवादी क्या था वो, हाँ, आपको ये पता होना चाहिए, जो सुरेंद्र बनर्जी जी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस को क्या कहा था, भारतीय राष्ट्रवाद का पालन करने वाला बताया था, और इसे राजनीतिक चेतना का प्रसार करने वाला भी इन्होंने बताया था। कहीं ना कहीं एक प्रारंभिक नर्सरी जहाँ से हम बच्चे को सिखाते हैं ना, वो उसी तरीके से इसको माना गया था, क्योंकि इससे क्या था, राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसकी सुनिश्चितता या उसकी चेतना को बढ़ाने वाली कहीं ना कहीं एक प्रारंभिक सीढ़ी मानी गई थी इसे। ठीक है, अब 20वें नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस की कौन सी मांग प्रारंभिक वर्ष में नहीं थी। इसमें न्यायपालिका की समानता, भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति, या भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, या कर सुधार। तो इसमें से क्या सही होगा बताइए, 20वें नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये प्रारंभिक वर्षों में इसकी ये मांग नहीं थी, तो बाद में भारत को पूर्ण जो स्वतंत्रता, या कहें पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, तो पूर्ण स्वराज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं आप कि पूर्ण स्वराज की मांग हमने जो रखी 1929 में, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस ने प्रारंभिक सुधार ये उसमें चाहती थी। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये कहता है कि राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की अगर कहें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें, तो उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, या फिर आपके अब्दुल कलाम आज़ाद थे, या रफ़ी अहमद थे, या अबुल माजिद ये थे। तो बता सकते हैं कि कौन थे। तो चलिए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसके मुस्लिम अध्यक्ष जो पहले थे आपके बदरुद्दीन, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तैयब जी थे, क्योंकि ये 1887 की मैं बात कर रहा हूँ। 1887 के जब मद्रास अधिवेशन हुआ था ना दोस्तों, तो तैयब जी पहले ऐसे मुस्लिम अध्यक्ष बने, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को कहीं ना कहीं मजबूत करने का इनके द्वारा कार्य किया गया। तो इसीलिए इनको रखा गया था, क्योंकि हमारा देश में अगर हिंदू मुस्लिम एकता अगर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से आज भी होता है, क्योंकि उनकी एकता से ही हमें आज़ादी मिली। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 22वें नंबर का प्रश्न है कि 1907 का जो कांग्रेस विभाजन किस विषय के कारण हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, किस विषय पर हुआ था, ये आपको बताना है। कि स्वदेशी का समर्थन, बंग भंग, या विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था, अध्यक्ष पद का चुनाव था। तो मुझे लगता है कि ये वाला प्रश्न आपको आता होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या था, अध्यक्ष पद का चुनाव था। बहुत से लोग बंग भंग की तरफ जा रहे थे, वो नहीं है, आपके जो अध्यक्ष पद का यह चुनाव था, क्योंकि सूरत अधिवेशन में 1907 में क्या होता, जिसमें नरमपंथी और उग्रपंथी जो संघर्ष था, या कहें गरम दर नरम दर की अगर मैं बात करूं, तो संघ का अध्यक्ष पद पर क्या था, जो उसमें फिरोज शाह को लेकर बड़ा ये बात चली थी कि भैया फिरोज शाह बनेंगे, और ये चीज़ें हो नहीं पाई। तो कांग्रेस के उसमें क्या हो गए, तो दो हिस्से हो गए। ठीक है, दो हिस्से यहाँ पर हो गए, एक तरफ मुस्लिम लीग और एक तरफ कांग्रेस, ये जो तरीके से हुआ, दो जिसमें गर्म दल और नरम दल ये बनकर समक्ष आए थे।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 23वें नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस के उग्रपंथियों में कौन शामिल थे, उनके नेताओं के बारे में हम बात करें। तो मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पर देख पा रहे हो ABCD यहाँ पर 4 दिए हैं। तो चलिए आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर उग्रपंथियों की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर बाल पाल, आप ये देख दीजिए, तिलक और लाल और पाल की हम बात करेंगे। बाल पाल की हम बात करें, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक की हम बात करते हैं। ये क्या थे, उग्रपंथ के प्रमुख क्या थे, ये नेता के रूप में थे। इन्होंने सक्रिय प्रतिरोध और बहिष्कार कर और स्वदेशी ऊपर क्या है बेसिकली इन्होंने जोर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर 24वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस की प्रारंभिक उपलब्धियों में कौन शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय एकता, राजनीति, शिक्षा, या समुदाय जन आंदोलन, या फिर ब्रिटिश संसद में भारतीय मुद्दा उठाना। तो इसमें क्या सही था, चलिए बताइए, जिसे भी आता है इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसमें जो था इसका जो सही उत्तर है, अगर आपने पिक कर लिया होगा, तो इसमें जो था कि सामूहिक जन आंदोलन की हम बात करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक जो कांग्रेस ने किया था जन आंदोलन नहीं किया था। और ये जो जन आंदोलन हुए थे वो जो आपका गांधी जी का युग आया था ना, कि 1919 से लेकर अगर हम बात करें 1947 तक का जो ये दौर चला था, इसमें क्या होता है जन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन ये हुए थे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन जो बना के रखे हैं। पहले हमने पहला पॉइंट ये देख लिया, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण, और तीसरा पॉइंट हमने देख रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, ये हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ ये चल रहा हूँ, तो तीसरा पॉइंट में देख लीजिए। तो ये कहता है कि गांधी जी के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह था, चंपारण, या नमक आंदोलन। मुझे लगता है कि गांधी जी से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होंगे, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में पहला जो अखिल भारतीय आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। ठीक है। ये असहयोग आंदोलन था क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन क्या था, पहला अखिल भारतीय जो जन आंदोलन के रूप में था। इस आंदोलन में अगर मैं बात करूँ, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, व्यापारी हो, या शिक्षक हो, वकील हो, डॉक्टर हो, सभी लोग इसमें क्या थे, जुड़ गए थे। अब यहाँ पर देखिए 26वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा। ठीक है। हिंद स्वराज किस वर्ष से लिखा था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर 1908, 1910, 1915, 1919। तो किस वर्ष से उन्होंने जो हिंद स्वराज की हम बात करते हैं, तो ये उन्होंने जो लिखा था 1908, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। क्योंकि गांधी जी ने ये पुस्तक लिखकर किस तरीके जो ये गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी ना दोस्तों, तो उस समय आधुनिक सभ्यता की आलोचना और साथ ही स्वराज की अपनी अवधारणा गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। क्योंकि इसीलिए आपका जो फर्स्ट पेपर है राजनीतिक विचारक की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर गांधी जी की पृष्ठभूमिका इसीलिए दी गई है। ये वाला पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने क्योंकि उन्होंने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और अहिंसा का मार्ग चुना था। ठीक है। अब 27वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि गांधी जी के किस आंदोलन का सीधा कारण जो रॉलेट एक्ट था कौन सा। ठीक है। असहयोग, खिलाफत, सत्याग्रह था, या अगस्त क्रांति। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, देखिए सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है। सत्याग्रह ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। तो क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध में गांधी जी ने क्या किया था 1919 में, जिस तरीके से देशव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी आंदोलन का परिणाम ये था, याद रखिएगा। ठीक है। इसीलिए ठीक है। और 28वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि गांधी जी की कौन सी तकनीक किसानों को संगठित करने में सबसे प्रभावी रही। हिंसक प्रतिरोध, या सत्याग्रह, मिलिटेंट क्या था, राजनीति थी, या संसदवाद था। तो बता सकते हैं। तो इसमें क्या था, अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अजय सत्याग्रह। क्योंकि चंपारण खेड़ा हो गया आपका, बारदोली में गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह के माध्यम से किया था, किसानों को जो समस्याएं थी उनको उठाया, और कहीं ना कहीं उन्होंने शांतिपूर्वक प्रतिरोध का मार्ग उन्होंने उसमें अपनाया था, शांतिपूर्वक सारी चीज़ें करी थी। डू ऑर्डर डाई, डू और डाई का अगर हम बात करें का नारा कब दिया गया था, सत्याग्रह नमक में, या जिसमें सत्याग्रह नमक सत्याग्रह चल रहा था, या असहयोग आंदोलन चल रहा, अगस्त क्रांति थी, या सविनय विज्ञा आंदोलन चला था, उसमें किस में दिया, डू और डाई की हम बात कर रहे हैं।
अगर आप बता सकते हैं तो बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है उसमें अगस्त क्रांति थी। अगस्त क्रांति में 1942 में, क्यों गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का उसमें नारा दिया था। डू एंड डाई का मतलब होता है कि करो या मरो। अब याद याद रखना कि अगर ये पूछा जाएगा तो इसका अगर इसी तरह से इंग्लिश में दे दिया जाएगा तो वहाँ पर इंग्लिश में भी दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए करो या मरो का जो नारा दिया था वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था, क्योंकि ये ब्रिटिश जो ये आंदोलन था ना उसमें ब्रिटिश शासन के विरोध में ये सीधा उनको एक चुनौती के रूप में ये दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहता है कि गांधी जी के किस आंदोलन में महिलाओं की सर्वाधिक भूमिका ये रही थी या भागीदारी उसमें मानी गई थी। सत्याग्रह आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में, अगस्त या चंपारण में था, तो कौन सा था बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूँ, जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहा नमक सत्याग्रह क्या उसमें था, क्योंकि 1930 में आप सभी को पता है नमक सत्याग्रह में क्या थे, हजारों महिलाओं ने उसमें गांधी जी का साथ दिया था, उसमें जो आंदोलन था उसमें भाग लिया था। और भारतीय समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं का एक सशक्तिकरण के तौर पर इसे देखा गया, कहीं ना कहीं वहीं से ये नींव पड़ी थी। ठीक है, 31वें नंबर के प्रश्न की तरफ मैं अग्रसर होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का मूल आधार क्या था। आत्मबल था, हिंसक बल था, या राजनीति दल था, या कानूनी प्रावधान था। तो बता सकते हैं क्या था, क्योंकि आप सभी को पता है आत्मबल उस समय था। ठीक है, क्योंकि सत्याग्रह आत्मबल से ही मिलता है, क्योंकि नैतिक शक्ति और अहिंसा पर यह आधारित था, क्योंकि उसमें अगर हम देखें प्रतिरोध की एक बिल्कुल नई परिभाषा या कहें एक नई शैली उन्होंने गांधी जी ने रच दी थी उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो गए आप 32वें नंबर का प्रश्न। गांधी जी के सिद्धांत को राजनीतिक संघर्ष का आधार मानते थे। उग्र राष्ट्रवाद या शांतिवाद या नैतिक बल या हिंसक दबाव। तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा इसका सही उत्तर क्या नैतिक बल दिया गया था, क्योंकि गांधी जी राजनीति को क्या करता था नैतिकता से जोड़कर वो उसमें चलते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर राजनीति करनी है तो आप नैतिकता के साथ जोड़कर हम उसका अगर चलेंगे। तो वो ये भी मानते थे कि भैया कि सामूहिक जो नैतिकता के साथ क्या था सत्ता हमेशा झुक जाती है, अगर संख्या बल ज़्यादा हो तो सत्ता झुक जाती है। ठीक है, जिस तरीके से आपने दिखा किसान बिल जो किसानों के अंतर्गत किसान बिल लाया गया था, जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन किया उससे सरकार झुकी, तो हमेशा संख्या बल ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर 33वें नंबर का प्रश्न देखा। गांधी जी के नेतृत्व में पहला किसान आंदोलन कौन सा था। ये चंपारण था, या खेड़ा था, या बारदोली था, या अनुवंती था। तो बता सकते हैं तो कौन सा था। तो दोस्तों उसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आप सभी ने गांधी जी को पढ़ा होगा, और 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था और भारत में उनकी जिस तरीके से जन नेतृत्व की जो शुरुआत का कहीं न कहीं प्रतीक के रूप में ये माना गया था। 34वें नंबर का कौन सा आंदोलन असहयोग व खिलाफत दोनों का संयोजन था। नमक आंदोलन था, रॉलेट सत्याग्रह था, यह सविनय अभिज्ञा था, ये 1920 का जो आंदोलन था कौन सा था बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर अगर आपने पिक कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप इसका आंसर पिक कर लीजिए। 1920 आंदोलन था, क्योंकि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 में एक साथ चले थे उस समय, और राष्ट्रवादी आंदोलन या फिर एकता और जो अधिक ये व्यापक बन गया था। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 35वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया था, यह मॉन्टेग्यू सुधार के पक्ष में थे, यह ब्रिटिशों का समर्थन था, यह मजदूर अधिकार था। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है। तो चलिए जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो इसमें क्या था, इसका जो सही उत्तर था वो आपका, क्योंकि ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था विरोध किया था, क्योंकि गांधी जी ने जिसमें 1940 में जब गांधी जी ने व्यक्तिगत जो सत्याग्रह शुरू किया था, तो उसमें जब युद्ध में क्या था भारतीय थे ना, भारतीय सैनिकों को क्या करता जबरन युद्ध में शामिल किया जा रहा था, तो गांधी जी ने उसका उस समय विरोध किया था। ठीक है, अब यहाँ पर 36वें नंबर का प्रश्न देखिए। गांधी जी के किस आंदोलन ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित किया था। असहयोग आंदोलन, नमक या स्वदेशी या अगस्त। तो बता सकते हैं ऐसा कौन सा आंदोलन किया था जिससे सबसे अधिक प्रभावित वो हुए थे। तो आपको मैं बता दूं ये असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, विदेशी कपड़ों का उस समय गांधी जी ने बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया गया था। स्कूल हो गया, कार्यालयों का भी उन्होंने क्या करता था उसमें त्याग कर दिया गया था। और ब्रिटिश प्रशासन में अगर हम देखें इसका बहुत अधिक गहरा प्रभाव आपको देखने को मिला था उस समय। ठीक है, 37वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में सर्वाधिक जन अनुशासन दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर ये आपको पता है सही असहयोग था, सविनय अवज्ञा था, या
अगस्त क्रांति थी, किसान आंदोलन था, तो बता सकते हैं कि जन अनुशासन जो दिखाया था। तो ऑप्शन इसका क्या होता है, अविज्ञा, सविनय अविज्ञा का ये अगर हम बात करें तो जो ये आंदोलन था 1930 से 1934 तक ये चला था, क्योंकि इसमें व्यापक जो जन भागीदारी उसमें और साथ ही बढ़ती रही, और ये अनुशासन ये और अहिंसा और संगठन, और साथ ही मैं कहूँ तो उत्कृष्ट मिसाल देने के लिए हमें अगर हम कोई अगर मूवमेंट को अगर हम याद रखें तो वो सविनय अविज्ञा आंदोलन था, जिसमें किसी भी प्रकार का हिंसा हुई ही नहीं, अहिंसा रहित ये रहा था, और अनुशासन या अनुशासित होकर चली थी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जितने भी अनुयायी थे, जो बहुजन समाज होता है, जब उनकी रैलियाँ देखोगे तो उनमें किसी भी प्रकार की क्या होती है, अहिंसा नहीं होती, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को संविधान के दायरे में रह के करते हैं। तो इसी तरीके से ये गांधी जी ने भी उसमें किया था उन्हीं, ठीक है। आप देखोगे 38वें नंबर के प्रश्न को, किस आंदोलन की विफलता से गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया? सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अगस्त क्रांति है, चंपारण आंदोलन था। तो बता सकते हैं कि कब उन्होंने कौन सा चीज़ की वजह से ये आंदोलन को वापस ले लिया था? तो आपको मैं बताइए असहयोग आंदोलन की हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है इसी आंदोलन के दौरान जिसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो 1922 में वहाँ पर आपने देखा होगा चौराचारी कांड सूरत में आपने देखा होगा, कहाँ था वो, गोरखपुर में, ठीक है। तो 1942 में क्या था, चौराचारी कांड की जो हिंसा उसमें हुई थी, तो गांधी जी ने क्या कहा था, असहयोग आंदोलन उसमें वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी का जो नैतिक जो सिद्धांत था ना, वो उन्होंने सबसे ऊपर उसको उस समय रखा था, कहीं ना कहीं उदाहरण इसमें देखने को मिला, तो इसीलिए गांधी जी ने वो चीज़ को वापस ले लिया। इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूँ, जो यहाँ तक हमने यहाँ से अगर मैं कहूँ यहाँ से अलग श्रृंखला मैं यहाँ पर से प्रारंभ कर रहा हूँ, ये इसको लेके चलो कि ये आपका ये 4th नंबर का क्या है, ये श्रृंखला आपकी चल रही है। अब यहाँ पर हम जो देखेंगे, तो यहाँ पर अब हम जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको ये देखिए, अब हम यहाँ पर कौन सी चीज़ें देखें, स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारियों का ये चीज़ें देख रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान से संबंधित ये है, ठीक है। या देखिएगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे टॉपिक को मैं आपको कवर करते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूँगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ से चल रहा है ना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्रांतिकारियों का आंदोलन, यहाँ से हम जो 39 से लेकर मैं आपके सामने जो प्रश्न रखूँगा, तो ये 50 नंबरों की श्रृंखला यहाँ पर मैं रखूँगा, ठीक है। याद देखिएगा कितने नंबर की श्रृंखला रख रहा हूँ, 39 से 50 तक के। इंडियन हाउस की स्थापना कब? सावरकर, लाला हरदयाल दयाल, माधव नाम जोशी या विष्णु द्वारा, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर इसका सही हो सकता है? इंडियन हाउस की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो आपको मैं बता दूं, इसका सावरकर है, क्योंकि लंदन में सावरकर ने क्या किया था, इंडियन हाउस की स्थापना वहाँ की थी, जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ उसमें संचालित होती थी अमेरिका में, ठीक है। वहाँ से ये तमाम गतिविधियाँ लंदन से ये चीज़ें होती थी, और यहीं से क्या था, जो विदेशों में अगर हम देखें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का बड़ा केंद्र बना, कहीं ना कहीं वहाँ भी विदेशों में भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद की चेतना वहाँ जागृत हुई। तो ये आपके सावरकर इंडियन हाउस की स्थापना, ठीक है, लंदन में हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई? तो आप सभी को पता है, आप लोग इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे, तो आपको सभी को पता है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सशस्त्र क्रांति द्वारा क्या था, ब्रिटिश शासन का यहाँ पर कहीं ना कहीं अंत करना था। 41वें नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम जो संगठित केंद्र कौन सा था? आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अलीपुर था या लखनऊ था, पुणे था या महाराष्ट्र था? तो इसका सही उत्तर था कौन सा, प्रथम संगठित केंद्र कौन सा था? ये महाराष्ट्र था, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ विशेषकर उसमें पुणे हो गया। यहाँ पर पहले क्रांतिकारी समूह जो चापेकर जो बंधु थे ना, और साथ ही जो तिलक थे, सावरकर था, यहाँ ये प्रमुख केंद्र था। यहीं से इन्होंने क्या था, उग्र राष्ट्र की चेतना कहीं ना कहीं जागृत या विकसित करी थी। और यहाँ पर आप देख रहे हो 42वें नंबर का कि काकोरी जो कांड था 1925 का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह ने या चंद्रशेखर ने या राम प्रसाद ने या सावरकर ने? किसने किया था ये बताइए दोस्तों, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। काकोरी जो कांड हुआ था, तो आपको बता दूं राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, इसका नेतृत्व किया था। क्योंकि और इनके साथ आपके
एक और व्यक्ति था, 2-3 व्यक्ति और थे, अशरफ उल्ला खां थे, जय राजेंद्र थे, रोशन सिंह थे। और इन्होंने क्या था, जो काकोरी कांड, जो रेल को जो लूट लिया था, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो अंजाम ये दिया था, वो उन्होंने क्रांतिकारी है, तो इसमें क्या है, बहुत ढेर सारा धन प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने ये किया था, ठीक है। इसके बाद आप सभी को पता है क्या हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 43 नंबर का, भगत सिंह द्वारा स्थापित संगठन का क्या नाम था, युगांतर था, गदर पार्टी था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन या एसोसिएशन या आज़ाद हिंद फौज। तो भगत सिंह द्वारा कौन सी पार्टी का गठन किया गया था, तो आपको सभी को पता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन, और आपके गर्मों को रिपब्लिकन और एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। तो ये जिसे हम शॉर्ट में, अगर इसको शॉर्ट में देखें ना, HSRA की हम बात कर सकते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, आपको अगर मैं बता दूं, समाजवादी स्वरूप में क्या था, स्वतंत्रता भारत को करना था। और ये भगत सिंह ने क्रांतिकारी संघर्ष को कहीं ना कहीं एक वैचारिक आधार बना दिया था। और यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि क्रांतिकारी की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ये जो शब्द थे, किसने कहा था, बड़ा ही अच्छा ये आपका देख पा रहे होगे विचार है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आपको ये बताना है। तो सावरकर थे, राजगुरु थे, भगत सिंह थे या आज़ाद थे। तो किसने ये कहा था दोस्तों, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। भगत सिंह ने क्रांतिकारी को केवल हिंसा ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि वैचारिक आंदोलन माना था, और समाजवादी या कहें वैज्ञानिक और मानववादी के रूप में इन्होंने ये माना था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली केंद्रीय क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, आज़ाद, बिपिन चंद्र है या राम प्रसाद या चंद्रशेखर। तो बता सकते हैं किसने ये किया था। तो इसका जो सही उत्तर है, दिल्ली का जो केंद्रीय क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जो अगर मैं कहूँ, तो आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। क्योंकि आज़ाद ने उस समय, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया कि HSRA की अगर मैं बात करूं, जो ये आपका जो ये पार्टी बनी थी, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकेशन जो एसोसिएशन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इन्होंने दिल्ली में संगठित करके क्या कहते हैं, दिल्ली में कहीं ऐसे गुप्त कार्रवाई या गुप्तचर यहाँ थे, या गुप्त ऐसे कार्रवाई का नेतृत्व इन्होंने किया था, कि चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। क्योंकि असेंबली में भी बम कांड उसी समय हुआ था, ठीक है, इनके नेतृत्व में। अब चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक क्या नाम था, क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा। तो चंद्रशेखर तिवारी था, या सुरेंद्र तिवारी था, या राजेंद्र तिवारी थे, राम। तो आप सभी को चंद्रशेखर तिवारी उनका नाम था, क्योंकि इन्होंने अपनी गिरफ्तारी में कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, तभी से इनका नाम आज़ाद पड़ा था। क्योंकि वे क्रांतिकारी आंदोलन के कहीं ना कहीं उसमें प्रतीक के रूप में बन गए थे, ठीक है। आज़ाद जो शब्द था वो पहले नहीं था, इन्होंने कहा कि जिसमें इनको गिरफ्तार किया, चंद्रशेखर तिवारी था जिसमें इनको गिरफ्तार किया था, उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ, तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद इनका नाम उसमें से पड़ गया, ठीक है। तो यह देखिएगा, यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है कि क्रांतिकारियों में कौन वर्मा क्रांति से जुड़ा था। तो वारेंद्र घोष थे, या बाधा जतिन थे, या मणिक रंजन बोस थे, या उदय कुमार थे। तो बता सकते हैं कि कौन थे इसमें। ये बाधा जतिन ये थे, ठीक है। तो वर्मा क्रांति से अगर मैं बात करूँ, तो इन्होंने जर्मनी हो गया, वर्मा के माध्यम से क्या सशस्त्र क्रांति की उसमें उन्होंने योजनाएं बनाई थी, और अंतर्राष्ट्रीय क्रांति रूप में कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में ये उसमें बन गए थे। अब यहाँ पर देखिए 39 नंबर का प्रश्न, गदर पार्टी की पत्रिका का नाम क्या था। गदर पार्टी की जो पत्रिका का नाम क्या, स्वराज था, युगांतर था, गदर था, उग्र था। तो क्या था दोस्तों, जिसे भी आता है बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है गदर था, क्योंकि गदर पत्रिका की जब मैं बात करता हूँ, गदर पार्टी के सिद्धांत जैसे आपके जो विद्रोह, क्रांति और साथ ही आपके स्वदेशी शासन के अंत में, और उसका मुख्य साधन यही चीज़ थी। और 49 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे, आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले किसने किया था। मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। तो आप सभी लोग कह रहोगे कि सुभाष चंद्र ने नहीं, वो मोहन सिंह थे। मोहन सिंह ने क्या किया था 1942 में, क्या था, कर्नल मोहन सिंह, वो कर्नल थे, कर्नल मोहन सिंह क्या कहते थे, उन्होंने जापान की सहायता से क्या करता, पहले तो आज़ाद हिंद फौज बनाई, बाद में उन्होंने जो रास बिहारी बोस थे, और फिर उसके बाद उनका नेतृत्व किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने बाद में उसका नेतृत्व करा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले आपके मोहन सिंह थे, फिर रास बिहारी बोस बने, फिर जाके सुभाष चंद्र बोस ने उसका नेतृत्व संभाला। यहाँ पर आप देखकर 50वें नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश संसद पर हमला किया था। तो ब्रिटिश संसद पर हमला किसने किया था, आपको ये बताना है। तो मुझे लगता है यहाँ पर श्याम जी
कृष्ण वर्मा थे, विनायक दामोदर सावरकर थे, मदन लाल धिंगरा था, या फिर नीलकंठ ब्रहा थे, तो बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो जिन्होंने किया था मदन लाल थे धिंगरा, तो इन्होंने क्या किया था 1909 में किया था। मदन लाल धिंगरानी ने लंदन के कर्जन वायली की उसमें जो उन्होंने हत्या कर दी थी, क्योंकि अंग्रेज शासन को उन्होंने उसमें चुनौती दी थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रांति का ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कदम माना जाता है। तो अब मैं यहाँ से जो 91 नंबर से जब मैं आगे को प्रश्न देख रहा हूँ, तो अब ये जो श्रृंखला है ना, जो मैंने आपको आपका जो टॉपिक बताया था, इस टॉपिक से समृद्ध रूप से सारे क्वेश्चन आप लोगों के अब मैं इस पूरे संपूर्ण मिक्स क्वेश्चन आपके सामने में रखे हैं, अब बनाने की प्रयत्न किया था। मुझे लगता है कि अगर आपने ये श्रृंखला देख ली तो यहीं से ही इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। 1857 के बाद किस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन लागू कर दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 या 1800, ये भारतीय दंड संहिता 1860 में, भारतीय शासन अधिनियम 1858 में, या चार्टर अधिनियम 1853? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जिसे भी आता है आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, जिसे भी आता है वो इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग उन्होंने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये आपका भारत शासन अधिनियम 1858 था। क्यों, मैंने इससे पूर्व में भी आपको बताया था ना कि जो ये अधिनियम था, इसने क्या था, भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन ये कर दिया गया था, क्योंकि वायसराय का भी पद यहाँ पर बना दिया गया था, सचिव ऑफ स्टेट भी यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। और जो विद्रोह को राजनीतिक प्रभाव का सबसे बड़ा उसमें परिणाम ये था। और इसने क्या किया था, जैसे ब्रिटिश प्रांत के को सीधे जो चीज़ें हस्तांतरण हुई थी, और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट उसके प्रति क्या थी, जवाबदेही उसमें तय कर दी गई थी। तो यही है, देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 52 नंबर का प्रश्न। 1857 के विरोध के किस प्रभाव के चलते अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति को औपचारिक रूप ये दिया था? आर्थिक पुनर्गठन, या सांप्रदायिक पृथक्करण, या शैक्षिक सुधार, या सैनिकों का नेतृत्व पुनर्गठन? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए, जिसे भी आता है बताइए। तो अगर आपने आंसर दे दिया होगा तो इसका जो सही उत्तर है सांप्रदायिक पृथक्करण की जब हम बात करेंगे तो उसमें 1857 में क्या था, जिससे मैं जब मैं डिवाइड एंड रूल की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की शक्ति का कहीं ना कहीं उसमें परिचय दिया, और भविष्य में किस तरीके से एकजुटता का प्रतिरोध रोकने के लिए इन अंग्रेजों ने कहा कि भैया हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होने चाहिए। उनको रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, जो धार्मिक आधार को कहीं ना कहीं विभाजन की नीति को बनाया, और पृथक निर्वाचन मंडल की भी यहाँ पर मुसलमानों से बात की थी। आपको पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया 1909 में, और कहीं ना कहीं उसमें आपने देखा होगा सांप्रदायिक राजनीति को कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ा दिया था। और अगर हम भारत के इतिहास में अगर देखें, जो ये इतिहास में कहीं ना कहीं निर्णायक, कहीं ना कहीं औपचारिक या कहे औपनिवेशिक कहीं ना कहीं रणनीति उसमें बन गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 53 नंबर का प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य अप्रत्यक्ष कारण क्या रहा था? बंगाल विभाजन था, भारतीय पुनर्जागरण और मध्यवर्गीय चेतना था, या मुगल साम्राज्य का अंत था, या कृषि उत्पादन में गिरावट थी? तो दोस्तों बता सकते हैं 53 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या हो सकता है? तो आई थिंक इसका जो सही उत्तर है, क्योंकि भारतीय पुनर्जागरण और नई मध्यवर्गीय चेतना को इसमें क्या करना था, उसमें उन्होंने जागृत करना था। क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा होगी, आपके जैसे प्रेस हो गया, जो मिशनरी उसमें जो गतिविधियाँ थी नहीं, और साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं, उसमें आधुनिक विचारधारा के कहीं ना कहीं एक जो वर्ग था, जैसे जो हमारा शिक्षित वर्ग था, मध्य वर्ग उन्होंने तैयार किया, जिसमें उनको राजनीतिक अधिकार हो गए, उनको किस तरीके से स्वशासन करना है, और सुधार स्वशासन में किस तरीके से सुधार की मांग करना। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी गठन करने के लिए भी कहीं ना कहीं सामाजिक रणनीति का कहीं ना कहीं ये परिवर्तन कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा, एक रणनीति की तरह ये सारी चीज़ें उपज ये कहीं ना कहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 18 यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में उसकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या मानी गई? तो याद है स्वराज की प्राप्ति थी, मुस्लिम लीग का गठन था, राष्ट्रीय चेतना का विस्तार था, या 1909 में सुधार लागू करना था? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना का विस्तार उस समय था, क्योंकि 1857 की जब में 1800 सॉरी नहीं, क्योंकि हमारा जो चरण रहा था, अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण रहा था तो 1885 से 1805 का वो दौर था, जहाँ पर कांग्रेस ने क्या करी, जनता में जिस तरीके से उनके बीच जाकर राजनीति अधिकारों की बात करी, ब्रिटिश नीतियों के जो प्रभावों के बारे में बताया, और स्वशासन की अवधारणा का कहीं ना कहीं उन्होंने जनता को बताया कि हम आज़ाद होंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे पास जब हमारे पास सत्ता होगी तो क्या होगा। इस तरीके से आधुनिक और भारतीय राष्ट्रवाद की कहीं ना कहीं जो
पहली जो शक्तिशाली कहीं ना कहीं नींव यहाँ रख दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 55 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था? स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था, कह रहा था लाहौर अधिवेशन 1929 में था, या फिर कलकत्ता अधिवेशन था 1906 में, या नागपुर अधिवेशन था 1920 में, या बनारस अधिवेशन था 1905 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है तो बताइए दोस्तों। तो हमने कहा कि कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था, तो आप सभी को पता है कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था, क्योंकि इसमें दादा भाई नौरोजी से उसमें क्या था, उनकी अध्यक्षता में क्या था, कहीं ना कहीं जो पूर्ण स्वराज की जब हम बात करते हैं या स्वराज को प्रथम बार अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसको कहीं ना कहीं लक्ष्य के रूप में घोषित किया था, और सभी ने उसको चीज़ को स्वीकार भी किया गया था, क्योंकि उग्रपंथियों के दबाव में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना को भी उसमें बढ़ने का कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हुआ, उसका परिणाम भी ये था। ठीक है, अब बात करेंगे 56 नंबर का प्रश्न है, एहुम द्वारा कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सुरक्षा बल सिद्धांत किसने प्रमुखता से प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, या लाला लाजपत राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो मुझे लगता है अगर सुरक्षा वॉल की, अगर सेफ्टी वॉल की अगर मैं बात करूँ तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर लाला लाजपत राय थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर आपके अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके सामने बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो इसमें से कौन थे, बता सकते हैं? जिसे भी आता है चलिए आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपके लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने अपनी एक किताब भी लिखी थी, अगर इनकी किताब का अगर नाम आपको पता होगा कि नेशनल इन द मेकिंग करके था। ठीक है, तो इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा था कि इनकी पुस्तक इंडियन नेशनल इन द मेकिंग में इन्होंने कहा था कि भैया अंग्रेजों ने असंतोष को क्या नियंत्रण करने हेतु ह्यूम को क्या करता था, मध्यस्थता कांग्रेस की स्थापना के लिए कार्रवाई करी, क्योंकि वो जानते थे कि जो ह्यूम आर्क ह्यूम थे तो उन्होंने मध्यस्थता बनाने के लिए भारतीयों के बीच ये लाए थे, क्योंकि उसमें आधुनिक इतिहासकारों को ये शंका थी कि भैया वो इस चीज़ को सत्य भी नहीं मानते थे, आधा सत्य आधा झूठ ये वाला बात थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 57 नंबर का गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश का पहला महत्वपूर्ण कदम किस आंदोलन के रूप में उठाया था? तो असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन समझौता था, चंपारण आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन था। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो सही अगर आंसर दूँ तो ये चंपारण ये सत्याग्रह था, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में पहला अगर मैं कहूँ अगर राष्ट्रव्यापी जी संघर्ष के तौर पे ये देखा जाता था, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, और उन्होंने अहिंसा, सत्य या सत्याग्रह या फिर जन आंदोलन की शक्ति का कहीं ना कहीं प्रयोग किया, और ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं बंधुत्व जो खेती या फिर उसको समाप्त करने के लिए ये मजबूर कर दिया गया था उसमें। तो आपको ही पता होना चाहिए। अब 58 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, निम्न में से कौन गांधी जी का नेतृत्व शैली का प्रमुख विशेषता नहीं है, प्रमुख विशेषता नहीं है? राजनीतिक या नैतिक राजनीति, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, या हिंसात्मक प्रतिरोध, या सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देना। तो इसमें से बता सकते हैं तो क्या नहीं है? चलिए जिसे भी आता है आंसर दीजिए, चलिए जो भी है आंसर दीजिए इसका। ठीक है, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो आप सभी को पता है कि सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देना ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा हिंसक साधनों का हमेशा क्या करा, राष्ट्रवाद से उनके मार्ग को उन्होंने उसमें हमेशा वो दूर रखा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि भैया जन भागीदारी हो गया, नेतृत्व, अनुशासन, सत्याग्रह या आत्मबल को क्या करेंगे, हम संघर्ष का आधार बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये मार्ग अगर आप देखोगे विश्व राजनीति में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये अद्वितीय रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, अब 59 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया वह कौन सा आंदोलन प्रथम व्यापक जन आंदोलन ये था? जो असहयोग आंदोलन था, नमक सत्याग्रह था, या फिर यह व्यक्तिगत सत्याग्रह था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था? तो दोस्तों बता सकते हैं कि कौन सा ये आंदोलन था? तो उस समय अगर मैं बात करूँ तो ये असहयोग आंदोलन था। ये पहले ही एक ऐसा आंदोलन था जो 1920 से 1922 तक ये चला, क्योंकि ये राष्ट्रीय व्यापक आंदोलन के रूप में माना जाता था। कहीं ना कहीं संगठित था, समावेशी लोग इसमें जुड़े थे, जन आंदोलन थे, छात्र जुड़े थे, किसान जुड़े थे, श्रमिक जुड़े थे, महिलाएं जुड़ी थी, और साथ ही सभी तरह के जो व्यापारी थे वो सभी ने इसमें भाग भी लिया था। और गांधी जी को अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति का रूप में भी अगर मैं एक शब्द आता है राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता के रूप में यहाँ पर स्थापित किया जाता है। देखिए जो असहयोग आंदोलन के ही दौरान राष्ट्रपिता के रूप में किया गया था, यहाँ पर इनको स्थापित कर दिया गया था। तो याद रखिए। अब यहाँ पर 60वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सबसे अधिक आत्मनिर्भर और स्वदेशी का आधार था?
यहाँ पर आप देख पा 4 नमक हो गया, सत्याग्रह हो गया, जैसे असहयोग हो गया, किसान आंदोलन है, खाना बदोश आंदोलन था। तो बता सकते हैं कौन सा आंदोलन ये था? ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें भी असहयोग आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन जैसे मैंने इसमें आपसे पूर्व में ही कहा था कि इसमें वस्त्रों का बहिष्कार हुआ था, खादी को अपनाने के लिए बात करते, ब्रिटिश संसाधनों का उसमें त्याग करने की बात करती है, राष्ट्रीय स्वशासन और पंचायतों का निर्माण की प्रमुख इसमें नीतियाँ बनाई गई थी, और स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का कहीं ना कहीं मूल मंत्र गांधी जी ने उसमें दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निम्न में से 1919 के खिलाफत जो देशव्यापी आंदोलन में गांधी जी की जो प्रेरक जो घटना बनी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, या चंपारण सत्याग्रह था, खिलाफत आंदोलन का अंत था। तो बता सकते हैं ये कौन सा था? तो दोस्तों अगर मैं आपको इसका जो सही उत्तर बताऊं तो यहाँ पर क्या था, आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड था, क्योंकि इसमें आप सभी को पता है कि इसमें नरसंहार के बाद क्या था, गांधी जी को ये महसूस हुआ कि भैया ब्रिटिशर जो शासन है ना वो कहीं ना कहीं नैतिक आधार खो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये जलियांवाला बाग में जिस तरीके से चीज़ें कर दी गई थी, तो उसके परिणाम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यहाँ पर शुरू करा। इससे क्या हुआ था, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संघर्ष का अगर मैं बात करूँ एक नया अध्याय या कहीं एक नई रूपरेखा यहाँ पर तैयार हो गई थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 62 नंबर का, किस गांधीवादी आंदोलन ने प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नमक कानून को चुनौती दी, असहयोग, खिलाफत, नमक सत्याग्रह या व्यक्तिगत? तो आप सभी को पता है, मैं इसको विस्तार से भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये नमक सत्याग्रह जो था आंदोलन, जिसे हम दांडी मार्च नाम के रूप में भी जानते हैं, नमक कर तोड़ने का आंदोलन का कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप में से ब्रिटिशों का जो आर्थिक शोषण था वो उस पर सीधा प्रभाव पड़ा था। इससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला, और ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं 2 बार इसमें गोल सम्मेलन के लिए भी इसमें गांधी जी को उसमें बुलाया था। ठीक है। अब बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसमें सही क्या आंदोलन था, तो मैं अगर जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त करना, हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन जो एसोसिएशन था, जिसे हम HSRA के रूप में अगर हम बात करें, अनुशील समिति का ये लक्ष्य सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना था। उनका विश्वास था कि भैया हिंसक शासन केवल क्या होता है, शांतिपूर्वक संघर्ष से ही हटाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। अब देखिए 64 नंबर का, निम्न में से किस क्रांतिकारी का नारा था कि मेरे सर पर कफन बंधा है, अब केवल देश की आज़ादी चाहिए? ये जो शब्द थे किसने कहा था? तो यहाँ पर भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला था, या फिर आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे, या वीर सावरकर थे? तो बता दूं आपको, इसका जो सही उत्तर था आपका ऑप्शन बी, ये राइट आंसर है, राम प्रसाद बिस्मिल थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरे सर पर कफन बंधा है, अब देश केवल आज़ादी की चाहिए। तो ये जो थे, क्योंकि आप सभी को पता है उसमें काकोरी कांड हुआ था 1925 में, इसके नायक के रूप में इनको जाना जाता है, और ये कहीं ना कहीं साहित्यकार के रूप में भी हम इनको जानते हैं, कवि और क्रांतिकारी के रूप में भी थे। इन्होंने ये नारा दिया था, और एक कविता भी थी इनकी कि भैया एक कविता इनके द्वारा रची गई थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। स्वतंत्रता संग्राम का कहीं ना कहीं ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रतीक बन गया था। 65 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध काकोरी कांड किस संगठन से संबंधित था? आप सभी को पता है ये किसी से था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये था। ठीक है। ये आपको पता होगा क्योंकि 1925 में इन्होंने क्या किया था, एक ट्रेन में सरकारी जो धन जा रहा था और उसको इन्होंने क्या लूटने का उद्देश्य बनाया था, और इसको उन्होंने लूटा, और यहाँ पर कहीं ऐसे ब्रिटिशरों को भी इन्होंने मार दिया था। और इससे इस गतिविधि से क्या हुआ था, आपको वित्त देना था, और इस कांड से क्या था, ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होना उन्होंने उसमें शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे 66 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़े। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि क्रांतिकारी की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है? तो भगत सिंह, सावरकर थे, राजगुरु थे, या खुशीराम बोस थे? तो किसने कहा था? तो आप सभी को पता है भगत सिंह ने ही कहा था, क्योंकि भगत सिंह ने ही क्रांति का अर्थ है केवल हिंसा नहीं, अब अगर मैं बात करूँ हिंसा नहीं बल्कि बौद्धिक जागरण और सामाजिक परिवर्तन भी बताया था। उन्होंने समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, उन्होंने जनता की जो चेतना को जागृत करने का उद्देश्य माना था। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो गदर आंदोलन की स्थापना
गदर पार्टी या गदर आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो में, बर्लिन में। तो आप सभी को पता है कि कहाँ हुई थी, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे बच्चे को पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को में थी 1913 में। प्रवासी भारतीयों ने क्या करता उसमें गदर पार्टी उसमें बनाए थे। उसका उद्देश्य ये था कि सशस्त्र क्रांति द्वारा क्या था, अंग्रेजों को उनकी सत्ता से उखाड़ फेंकना है। और प्रथम युद्ध के दौरान ये गदर पार्टी बेहद सक्रिय उसमें हो गई थी। ठीक है। 68 नंबर का प्रश्न है, किस घटना ने क्रांतिकारियों और गांधीवादी के बीच वैचारिक मतभेद तीव्र कर दिए गए थे? असहयोग आंदोलन की वापसी, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, ये गोल सम्मेलन। तो बता सकते हैं कौन सा था? तो आपको मैं बता दूं, ये उसमें जो असहयोग आंदोलन वापस की थी, क्योंकि आपको पता है कि चौराचारी कांड घटना हुई थी। हिंसा के बाद गांधी जी ने ये वापस ले लिया था। क्रांतिकारियों को लगा कि भैया जनशक्ति का जो शिखर हमने खो दिया है। तो और साथ ही जो हिंदुस्तान जो मैंने SSRA की बात करूं, तो जैसे क्रांतिकारी संस्थाएं उभर के समक्ष आई थी उसमें। ठीक है। 69 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, किस क्रांतिकारी संगठन ने समाजवादी गणतंत्र की अवधारणा रखी थी? अनुशासनहीन या HSRA ने, या ह्यूम लीग ने, या हिंदू सभा ने? तो बता सकते हैं किसने रखी थी? तो आपको पता है, तो ये HSRA ने ये रखी थी, क्योंकि भगत सिंह ने उसमें जो उनके साथी थे उन्होंने 1928 की बात है, तो 1928 में HRA को उन्होंने क्या करा, पुनर्गठित करके उसमें क्या जोड़ दिया गया, इन्होंने HSRA इन्होंने उसमें बनाया था, जिसका मेन लक्ष्य था कि भाई समाजवादी मध्य जो वर्ग था और भारत की स्थापना और भारत की क्रांतिकारी जो विचारधारा था उसकी तरफ ये अग्रसर किया था। तो आपको पता है। 17 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी का अंतिम राष्ट्रीय जनव्यापी आंदोलन था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप सभी को ये पता होगा कि भारत छोड़ो वो आंदोलन था। ऑप्शन बी 1942 में। करो या मरो का उसमें डू एंड डाइट का जो नारा दिया था गांधी जी ने ही दिया था, क्योंकि इसमें भारत का जो आंदोलन था, भारत को तात्कालिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक अंतिम पुकार ये गांधी जी द्वारा की थी, और ये अपने चरम सीमा पर भी पहुंची। ठीक है। कहीं ना कहीं व्यापक रूप में भी धारण किया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्णायक मोड़ ये मानी जाती है? काकोरी कांड, दांडी मार्च, या स्वदेशी आंदोलन, जलियांवाला बाग? तो आप सभी को पता है, ये इसका जो सही उत्तर है आपका जलियांवाला बाग होगा, क्योंकि इस कांड ने क्या करा था, जो ब्रिटिश शासन की क्रूरता को कहीं ना कहीं उजागर किया था, और राष्ट्रव्यापी क्रोध उसमें फैल गया था। इससे जनता में सहानुभूति और साथ ही कांग्रेस और साथ ही उसमें बात करूँ गांधी जी की ओर उनका रुख हुआ था। अब 72 नंबर का, किस आंदोलन ने अंग्रेजों की आर्थिक नीति को सबसे अधिक चुनौती दी थी? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किस आंदोलन ने सबसे ज़्यादा उनको चुनौती दी थी? तो वो आपके जो नमक कानून था, जो नमक सत्याग्रह था, क्योंकि नमक का क्या था, गांधी जी जो अगर वैसे लेकर देखें, जो नमक का था, जो अंग्रेज राज की किया कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण की जो कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में माना जाता है। और उसमें अगर हम देखें तो जो नमक सत्याग्रह ने क्या था, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, महिलाएं हो, किसान हो, ये सभी वर्गों को इन्होंने क्या करा, राजस्व और कानून दोनों पर कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव डेंट ये दे दिया था। ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रांतिकारी ने किन 2 सिद्धांतों को एक साथ मिलाया था? ठीक है। यहाँ पर 4 सिद्धांत दिए हैं, तो 4 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आप दे दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूँ तो राष्ट्रवाद और समाजवाद का ये था, क्योंकि भगत सिंह हो गया और साथ ही सुखदेव गुरु हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये इन तमाम लोगों का मानना था कि यार कि जो राजनीति स्वतंत्रता के साथ क्या था, सामाजिक आर्थिक समानता भी आवश्यक है, और इसीलिए उन्होंने क्या करा, क्रांतिकारी को कहीं ना कहीं सामाजिक ढांचे में संजोने का कार्य करा। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा नेता जो नेशनल कांग्रेस के भीतर गांधी जी की प्रमुख विचारधारा का आलोचक था? नेहरू, पटेल, सुभाष, गोखले? तो बता सकते हैं कौन इसके आलोचक थे? तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस वो थे। ठीक है। ऑप्शन सी, क्योंकि बोस पूर्ण रूप से क्रांति तेजी से और सशस्त्र प्रतिरोध के समर्थक थे। वो कहते हैं हिंसा ये क्रांतिकारी के तौर पर होना चाहिए, और गांधी जी इसका अपोजिट थे। वो कहते थे सत्याग्रह से पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती है, और यही मतभेद उन पर रहा। और 1939 में ये त्रिपुरा संकट भी ये इसी के कारण से त्रिपुरा संकट भी बना था। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 75 नंबर का, किस क्रांतिकारी घटना को ब्रिटिश सरकार ने विधानसभा पर आक्रमण कहा? तो काकोरी, दिल्ली षड्यंत्र, बम फेंकने की घटना 1929 में, या लिमपुर बम कांड था? तो बता सकते हैं। तो 1929 अगर आप देखोगे बम फेंकने की घटना 1929 में, आप सभी को पता है उसमें भगत सिंह और कुटेश्वर दत्त थे। उसमें उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कहीं ना कहीं धुआं वाला बम फेंका था, और शांतिपूर्वक उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। उनका एक उद्देश्य था कि बहरों सुनो, बहरों को सुनना है, और यही हिंसा नहीं है। तो ये कहा था उसमें, बहरों को सुनना था,
हिंसा नहीं है, ये एक ऐसा नारा उन्होंने दिया था, आई थिंक यही होगा। ठीक है। 76 नंबर का, गांधी जी का कौन सा सिद्धांत क्रांतिकारियों को पूरी तरह विपरीत था? तो सर्वोदय था, हिंसा था, स्वदेशी था, स्वराज था। गांधी जी से रिलेटेड रहता तो अहिंसा ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है। गांधी जी का मानना था कि हिंसा किसी भी जो दीर्घकालीन नैतिक और राजनीतिक लक्ष्य को पूरे नहीं कर सकते, क्रांतिकारी सत्ता को हिंसा के माध्यम से हटकर विश्वास ये रखना चाहिए। ठीक है, ये तमाम कहा था। और 77 नंबर का प्रश्न आप देखें, गांधी जी, अगर मैं कहूँ यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्य लक्ष्य क्या था? और यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पाओगे। तो उनका पूर्ण जो स्वतंत्रता सशस्त्र संघर्ष द्वारा ये था कि वो चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर ब्रिटिशरों के विरोध या फिर संघर्ष हेतु क्या करा था, उन्होंने संगठित किया था। नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। तो वो उसी दौरान निकला था। यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न देखो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का स्वर्णिम काल किस अवधि को कहा जाता है? यहाँ पर 4 अवधि दी हैं, तो आपको वो अवधि को बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन दे दिया, देख लिया होगा, तो ये 1500 से 1935 का जो दौर था, इस काल को बंगाल, ये स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि बंगाल क्रांति, गदर पार्टी, काकोरी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि की यहाँ पर गतिविधियाँ उसमें क्या थी, बहुत चरम सीमा पर थी। और क्रांतिकारी साहित्य, विचार और संगठन दोनों उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। ठीक है। अब यहाँ पे 79 नंबर का प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश संसद को व्यभिचारिणी वेश्या भी कहा था? ठीक है। तो आप सभी को ये पता होगा। ठीक है, क्या कहा था? व्यभिचारिणी वेश्या की संख्या जो दी गई थी, तो आप सभी को पता है। यहाँ पर काकोरी नवा गोल सम्मेलन था, गोल सम्मेलन की विफलता था। तो आपकी जलियांवाला था। तो आपको बता दूँ, ये गोल सम्मेलन की विफलता था। और गांधी जी ने उसमें गांधी जी ने उसमें कहा था कि भैया संसद में शक्तिहीन और नैतिकहीन है ये, और ब्रिटिश जो साम्राज्य की नीतियों पर कहीं ना कहीं उन्होंने गहरा प्रभाव, ये कहे एक गहरा प्रभाव ये दिया था। 80 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख पाओगे, निम्न में से किस घटना ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों के मध्य दूरी और अधिक बढ़ा दी गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि किस। तो जो दूरी बढ़ा दी गई थी ना दोस्तों, तो वो कौन सा था? तो आपको बता दूं, उसमें जो भगत सिंह को उसमें फांसी दे दी गई थी, तो उसमें ये था, क्योंकि उसमें उनका मानना था कि गांधी जी क्या कर सकते हैं, भगत सिंह को बचा सकते थे, उन्होंने बचा नहीं पाए। इस कारण से क्या हुआ था, जो कांग्रेस था और जो गांधी जी की आलोचनाएं हुई थी, क्रांतिकारी ने इसका जो क्या कहता है विश्वासघात माना, और इस जो इनकी विचारधारा थी, इससे इन्होंने दूरी बना ली थी। यहाँ पर आप देखो, किसी ने 81 नंबर का प्रश्न, किस गांधीवादी आंदोलन में किसानों ने सबसे अधिक व्यापक भागीदारी ली थी? तो आप सभी को पता है, इसमें वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 था। ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, सभी ने इसमें क्या था, इनके प्रति आक्रोश व्यक्त करा था। अब यहाँ पर आप देखो, कौन सी घटना ने ब्रिटिशरों को भयभीत कर दिया गया था? गांधीवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन एक साथ मिल गए थे। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हो, 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप, अगर मैं बता दूँ, यहाँ पर भगत सिंह का उसमें मुद्दा बहुत ज़्यादा गहराया गया था, क्योंकि 1928 से 1931 में कि जिस दौरान कांग्रेस की बात करूँ या सोशलिस्ट पार्टियों की बात करूँ या क्रांतिकारी जो जन सभाएँ हुई थी, वो एकजुट होने लगी थी, और ब्रिटिश कहीं ना कहीं इस से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। ठीक है। अब यहाँ पर 83 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि किस क्रांतिकारी आंदोलन ने पहली बार स्त्री क्रांतियों को संगठित रूप से जोड़ा था? गदर पार्टी बंगाल, या HRA, या बराईधारी आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन था या क्या था, बताइए, जो भी बता सकता है बताइए। तो दोस्तों, वो बंगाल क्रांति थी, क्योंकि प्रतिहार जो कल्पना दत्त थी, बिशना देवी थे, सुचेता कृपलानी थी, ये सारी महिलाओं ने क्या सशस्त्र संघर्ष में हिस्सा लिया, और भारतीय क्रांति में कहीं ना कहीं अनूठा अध्याय ये जोड़ दिया गया था। अगर बात करें 84 नंबर का प्रश्न, तो कौन सा सिद्धांत गांधीवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन दोनों में समान था? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कौन सा था, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो इसका जो सही उत्तर था वो था आपका स्वदेशी। ठीक है। स्वदेशी गांधी जी ने क्या कहते हैं, नैतिक और आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनाया था। कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों ने इससे क्या था, जो ब्रिटिश आर्थिक जो शोषण समाप्त करने का कहीं ना कहीं साधन के तौर पर माना था। ठीक है। अब यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न देखो, सोशलिस्ट क्रांतिकारियों ने किन 3 क्षेत्रों में क्रांतिकारियों के निर्णय को निर्णायक माना था? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर सही उत्तर है तो किसान, मजदूर, छात्र, क्योंकि भगत सिंह और उनके जो साथियों ने क्या था, जो मध्य वर्ग थे, उनको दृष्टि अपनाया था, और किसान हो गए, मजदूर हो गए, शोषण, ब्रिटिश, ये तमाम चीज़ें उनके द्वारा इसमें की गई थी। तो इसमें सभी लोग इसमें जुड़े थे। ठीक है। 86 नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर देख पा रहे हो, किसने कहा था गांधी जी की राजनीति आध्यात्मिक है? गांधी जी
कि राजनीति आध्यात्मिक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख पा रहे होगे। तो किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। तो टैगोर ने गांधी जी की राजनीतिक सत्यता आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित ये बयान दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 87 नंबर का प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर के समस्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बता सकते हैं 16, 20, 29 या 17। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लखनऊ अधिवेशन था। तो लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में अगर हम बात करें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या थे, समझौता हुआ और गांधी को नई राष्ट्रीय चेतना के रूप में मंच स्थापित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे कि किस क्रांतिकारी ने अपनी जेल नोटबुक में नास्तिकता और वैज्ञानिक समाजवाद पर लेख लिखा था? तो यहाँ पर आप देख पा रहे तो यहाँ पर भगत सिंह थे, क्योंकि भगत सिंह ने ही मैं नास्तिक हूँ जैसी रचनाएं दार्शनिक गहराई से उन्होंने ये तमाम चीज़ें विचार दिए थे। अब 89 का नंबर का प्रश्न, कौन सी घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने में निर्णायक बनी थी? तो वो था आपका जो नमक जो सॉल्ट एक्ट जो था ये। ठीक है, तो इसमें ये दमनकारी नीतियों को कहीं ना कहीं ये उजागर हुआ। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। किस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिखाया कि कांग्रेस का जनाधिकार गांधी पर निर्भर है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर क्या है आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन ये था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया था तो आंदोलन स्वतः ही जनता के हाथ से न चला गया था। और इससे स्पष्ट हुआ कि भैया गांधी जनमानस के सर्वोच्च नेता के रूप में ये चुने गए थे। तो आई होप आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को निश्चित रूप में सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।